क्या मीडिया का एक सॉफ्ट टारगेट भी रही है मायावती? टिकटों के रेट उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक होने लगे। 1 करोड़ में टिकट, 3 करोड़ में टिकट, 5 करोड़ में टिकट। ये तो काम बसपा से ही शुरू हुआ ना। उन्होंने ये जो पैसा खाने की उनकी जो आदत है, इसने उनकी छवि खराब की। आप विश्वनाथ पाल के स्टिंग को देख लीजिए। स्टिंग में कोई एक बात विश्वनाथ पाल ने गलत नहीं कही है। आप किसी पूर्व विधायक से बात कर लीजिए, पूर्व सांसद से बात कर लीजिए, पूर्व मंत्री से बात कर लीजिए, जो बसपा की सरकार में वो यही कहता है कि भैया वहां बिना पैसे के कुछ होता नहीं है। ये स्टिंग बीजेपी के लोगों के खिलाफ कम मिलेगा, पर इसमें टारगेट बीएसपी या राजभर की पार्टी या निषाद की पार्टी को ज्यादा बनाया गया। आंतरिक स्थिति में मजबूर है, इनके पास चुनाव लड़ाने के लिए पैसा नहीं है, इनके पास कोई धरना सेट नहीं आता है। चाहे बसपा हो, चाहे राजभर की पार्टी हो, चाहे संजय निषाद की पार्टी हो, चाहे अपना दल हो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, दरअसल वो बहुजन समाज पार्टी की सियासत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ देश के जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी जी जुड़ रहे हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। ये जो मुद्दा है बीएसपी को लेकर के, बार बार विवादों में क्यों घिर जाती है बीएसपी, और खास तौर पर जब चुनाव के मुहाने पर खड़ी होती है। कभी स्टिंग ऑपरेशंस का, कभी आरोपों का, कभी प्रत्यारोपों का एक पूरा सिलसिला जो है वो चुनाव से पहले बीएसपी के साथ शुरू हो जाता है। और इस बार आप देखिए, उनके प्रदेश अध्यक्ष ही एक स्टिंग ऑपरेशन में एक मीडिया संस्थान के फंसते हुए दिखाई पड़े। हालांकि पार्टी ने उनकी बैकिंग की है, खुद मायावती ने बयान जारी करके कहा है कि उनकी पार्टी कोई धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं के चंदे से चलती है। लेकिन जिस तरह की बात वो स्टिंग ऑपरेशन में कह रहे थे, वो तो मतलब अब ये यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि उसको डिफेंड कैसे किया जाए और कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको डिफेंड कैसे करती है, और इससे बीएसपी की संभावनाओं पर कितनी चोट, कितना कुठाराघात लगता है। आपको तो याद होगा, बहुत सारी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई हैं बीएसपी से, मायावती जी की सियासत से। थोड़ा अगर कुछ रेफरेंसेस आपके माध्यम से दर्शकों को पता चले इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के और इसके पुराने इतिहास को लेकर। देखिए, ऐसा कि फर्श से अर्श तक हमने देखा है बीएसपी को चढ़ते हुए, शून्य से शिखर तक। और दलित राजनीति में एक इतना बड़ा मोड़ लाने वाली मुहिम थी ये पार्टी। मुहिम थी, फिर पार्टी बनी। एक मिशनरी ऑब्जेक्ट से आगे बढ़ी थी, फिर पार्टी बनी। और पार्टी बनने के बाद मायावती जैसी महिला, जो शायद सामान्य जीवन में यदि राजनीति में नहीं आती तो कहीं अध्यापक होती, अध्यापक होकर रिटायर हो गई होती, लेकिन वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और उनको एक खास तमगा हासिल हुआ कि इस देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता है। लेकिन वो जो अर्श पे पहुंच गए, फिर फर्श पे गिरने की कहानी है, जिसकी परिणति अभी हुई है पूरी। यानी आज बीएसपी जिस पोजीशन में है, वो फर्श से नीचे जो थोड़ा सा गड्ढा खोद दें तो रसातल में जाने वाली है। उस स्थिति में अगर बीएसपी पहुंची है तो उसके पीछे यही सब कमियां हैं, जिस कमियों पर आज हम और आप चर्चा कर रहे हैं। नहीं, पर बीएसपी और बीएसपी की मुखिया तो छोटी इसको लेकर के छोटी हार गलतियां आप मानती अगर नहीं है अपने, हेमंत जी। वो तो कहती हैं बार बार कि चूंकि वो उद्योगपतियों से चंदा नहीं लेती, बड़े बड़े बिजनेसमैन से चंदा नहीं लेती, इसलिए उनकी पार्टी की घेराबंदी होती। फिर कहती हैं कि मीडिया मनुवादी है, इसलिए मीडिया जो है वो हम पर आरोप लगाता है। इस तरह की बातें कई बार आपने सुनी होगी। ये खाली मायावती नहीं कहती। ध्यान रखिएगा, दलित मूवमेंट या दलित आंदोलन से आगे बढ़े हुए आप किसी भी पर्सनालिटी को देख लीजिए, तो कहीं न कहीं अपनी तमाम खामियों को छुपाने या ढकने के लिए इसी अस्त्र का सहारा लेता है। और मायावती इसका अपवाद है नहीं। लेकिन औरों के मुकाबले चूंकि मायावती का एक स्टेचर बहुत बड़ा रहा है, आज भी उनकी बड़ी फॉलोइंग है, आज भी दलितों की सबसे बड़ी नेता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है कि विधानसभा में उनकी 1 सीट है और लोकसभा में उनकी सीट 0 है, उसके बावजूद बड़ी नेता है, 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही है। पर मैं जो बात कहने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि
जब आप, चाहे आपका निजी जीवन हो चाहे सार्वजनिक जीवन हो, जब आप छोटी छोटी गलतियां लगातार करते हैं और वो गलतियां आपकी आदत में शुमार हो जाती हैं, तो फिर वही गलतियां इस तरह के मौके पैदा करती हैं कि आपके ऊपर इस तरह की उंगली उठे, इस तरह के इल्जाम लगे। जैसे सबसे बड़ी बात मायावती, मैं तो कह ही रहा हूं, मैंने देखा है, आपने देखा, मैंने आपसे भी थोड़ा पहले से देखा है, और पूरी दुनिया ने देखा है, समूचे उत्तर प्रदेश ने देखा है कि पैसा मायावती की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। उन पर कभी भी कोई बड़ा आरोप लगा तो कोई और आरोप नहीं लगा। भाई को उन्होंने प्रमोट किया, भतीजों को प्रमोट कर रही हैं, उसके बावजूद भाई भतीजावाद का आरोप नहीं लगा। उन्होंने, ये जो पैसा खाने की उनकी जो आदत है, इसने उनकी छवि खराब की, उनकी पार्टी की छवि खराब की। उनकी पार्टी का जो अखंड समर्थक दलित सपोर्टर रहा है, उसके मन में उन्होंने विभेद पैदा किया। वो बसपा से धीरे धीरे दूर होने लगा। सुनिए, अब ये नई बात तो है नहीं। आप हम्म। विश्वनाथ पाल के स्टिंग को देख लीजिए, स्टिंग में कोई एक बात विश्वनाथ पाल ने गलत नहीं कही है। और चाहे मायावती जी लाख सफाई दें, कितना डिफेंड करें, ये जो इल्जाम है वो सार्वजनिक हो चुके हैं, लोगों के मन तक पहुंच चुके हैं, तो आप कितनी सफाई दे दोगे साहब? मायावती के बारे में मैं बताऊं आपको, पहले तो एक मोटी चीज बता दूं। मायावती के साथ जो लोग एकदम साना बसाना खड़े रहे बरसों तक, जब बसपा की कुछ हैसियत नहीं थी तब से जुड़े लोग, जो बाद में कद्दावर हुए, मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने, पार्टी पदाधिकारी बने, राजनीतिक जीवन में जिनका एक औरा बना, उनमें से 95% मायावती के साथ नहीं है। अत्र, सर्वत्र, अन्यत्र चले गए हैं। बहन जी के पास नहीं है, न उस मूवमेंट के पास है, न जिस दलित आंदोलन की कस्में खाते थे उसके साथ हैं। आज कहीं न कहीं ज्यादातर लोग सेटल्ड हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब उन्होंने बसपा छोड़ी, जहां उन्होंने जमाना गुजार दिया, जहां वो जमीन से लेकर के आसमान तक पहुंचे, कुछ नहीं थे, इधर उधर के छोटे मोटे धंधे करते थे, छोटी मोटी नेतागिरी करते थे, मायावती ने उन्हें जमीन से आसमान तक पहुंचाया। आप सोचो, मैंने आपसे ही एक बार बातचीत में जिक्र किया था कि जो व्यक्ति चूहा मारने की दवा बेचा करता था अकबरपुर बस बस स्टेशन पर, बस में। लैला मुसवा की दवाइया हो, किसनवा बालमा बोल बोल करके बस में जाता था, चूहा मार दवाई बेचता था, बस स्टैंड पे खड़ा होता था, चूहा मार दो। उसको मायावती ने मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, अब बस वाला प्रदेश ही अध्यक्ष मंत्री बना बनाया, दिया। बस वाला ही मंत्री बना दिया। और बस विभाग का मंत्री बना दिया। यही नहीं, मैं आपको 25 उदाहरण दे सकता हूं। आप सोचिए, आरटीओ ऑफिस में दलाली करने वाले व्यक्ति को राजनीति में ले आई, क्या से क्या बनाया, इतने बड़े बड़े विभागों का मंत्री बनाया, जबरदस्त और रहा, पत्नी उनकी सांसद बन गई, उनके बिना पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पत्ता भी हम्म। नहीं हिलता था। ये मायावती ने बनाया। तो मेरा कहने का मतलब, मायावती ने दलितों या कमजोर वर्गों को जो पदवी दे दी अपने आप में बेमिसाल है। लेकिन मायावती जी के साथ कमी यही रही कि उन्होंने पैसे का मोह नहीं छोड़ा। और मैं जो बात कह रहा हूं कि जितने बड़े लोग हैं, ये जो कद्दावर रहे हैं मायावती की सरकार में, 6-6, 8-8 विभाग के मंत्री रहे हैं, शून्य से शिखर तक पहुंच गए, हजारपति से अरबपति बन गए। इन्होंने जब बसपा छोड़ी और बहन जी का साथ छोड़ा, तो उनपे एक ही आरोप लगाया और कुछ नहीं लगाया हम्म। कि वो पैसे के पैसे लेन की देन का भूखी झगड़ा हैं, होगा। पैसे की भूखी हैं, उनको पैसा चाहिए, पैसे की देवी हैं, दौलत की देवी हैं। कोई नाम ले लीजिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी से लेके स्वामी स्वामी प्रसाद मौर्य। प्रसाद मौर्य, अपने ये राजभर से लेकर के आ, इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा से लेकर के
किसी को भी आप देख लीजिए, कोई नाम ले लीजिए, सब के सब इसी बात पर छोड़ करके गए। बहाना उन्होंने यही लिया, कारण यही बताया कि बहन जी को पैसे के अलावा कुछ दिखता नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, मैं बहुत नजदीकी तौर पर जानता हूं कि यह कमियां बहन जी में रही हैं, ठीक है, उनके तंत्र में बहन रही, जी उनके तंत्र में रही। बहन तंत्र में रही है, तंत्र में ही रही है, तंत्र की तो मुखिया बहन जी थी ना साहब। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि देखिए, हो सकता लेकिन है कि लेकिन उनकी लेकिन दिक्कत एक रही। सवाल, मेरा एक सवाल यहीं पे है, पर क्या मीडिया का एक सॉफ्ट टारगेट भी रही है मायावती? क्योंकि मैं जो आंकड़े देख पा रहा हूं, 2005 में कैश फॉर क्वेश्चन, एक स्टिंग ऑपरेशन, एक बड़े मीडिया संस्थान ने एक स्टिंग ऑपरेशन या इस तरह के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाले संस्थान के साथ मिल करके एक मीडिया संस्थान ने किया था, और इसमें सांसदों पर संसद में सवाल पूछने को लेकर के पैसे लेने का आरोप लगा था। बीएसपी से जुड़े हुए 3 सांसद उसमें कैमरे पर दिखाई दिए थे। आपको पता है, नरेंद्र कुशवाहा, लालचंद कोल और राजा राम पाल। परिणाम क्या हुआ? इन 3 सांसदों सहित कुल 11 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया था संसद से, उनकी सदस्यता को लेकर के। तो ये 2005 में हुआ था। फिर 2007 में भी, अगर आपको याद हो, इसी इन्वेस्टिगेटिव संस्थान ने एक दूसरे मीडिया हाउस से मिलकर के एक स्टिंग ऑपरेशन किया यूपी विधानसभा 2007 से पहले, जब मायावती जी की संभावनाएं बहुत तेजी से प्रबल थी कि वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ सकती हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी मुलायम सरकार के खिलाफ बहुत तगड़ी थी। तब भी ये आरोप लगा कि विभिन्न दलों के उम्मीदवार कथित तौर पर पैसे लेकर के अवैध काम कराने, लॉबिंग करने, सरकार गिराने, अन्य राजनीतिक मदों में मदद करने के लिए तैयार दिखे। उसमें कुछ बीएसपी के भी थे, कुछ और पार्टियों के भी थे, और कुछ तो ऐसे थे जो इस स्टिंग ऑपरेशन में फंसे और बाद में उसी अगली सरकार जब आई उसमें मंत्री भी बन गए। अब इस स्टिंग ऑपरेशन में मतलब कई सारे, ये चूंकि संगठन आधारित नहीं था, ये व्यक्ति आधारित था, इंडिविजुअल्स को टारगेट किया गया कि भैया अगर आप विधायक बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा भाई हमको आप पैसा दे दीजिए, हम जो है ये कमाल कर देंगे, वो कमाल कर देंगे। तो ये आरोप लगा। तीसरा इसी तरीके से अब ये 2026 वाला है, जब उनके प्रदेश अध्यक्ष का ही एक स्टिंग ऑपरेशन एक डिजिटल मीडिया संस्थान ने कर दिया, और उसमें उनको जो है उनका जो अंडर कवर रिपोर्टर है वो सामने गया, उसने जाकर के पैसों को लेकर के डील की। उसमें बात हो गई कि भाई आप पैसा लाइए, टिकट आपको मिलेगा, मुलाकात का पैसा होगा, कोई साथ में जाएगा तो उसकी मुलाकात का रेट अलग होगा, आपकी मुलाकात का रेट अलग होगा। और मैं अवनीश जी, जी अब सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बातें समझिए। जी मायावती या बसपा से जुड़े लोग सॉफ्ट टारगेट इस विषय में क्यों होते हैं, उसकी एक बड़ी वजह है। आप किसी पूर्व विधायक से बात कर लीजिए, पूर्व सांसद से बात कर लीजिए, पूर्व मंत्री से बात कर लीजिए, जो बसपा की सरकार में पद पर रहा हो, वो यही कहता है कि भैया वहां बिना पैसे के कुछ होता नहीं है, बिना पैसा दिए टिकट नहीं मिलता है। टिकट बेचने का आरोप आज से नहीं, अब तो मैं दशकों कह सकता हूं, 2-3 दशक से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पर लगातार लगता रहा है कि बिना पैसा दिए टिकट नहीं होता है। टिकटों के रेट उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक होने लगे, 1 करोड़ में टिकट, 3 करोड़ में टिकट, 5 करोड़ में टिकट। ये ये तो काम बसपा से ही शुरू हुआ ना, बसपा से ही शुरू हुआ कि बिना पैसा दिए टिकट नहीं मिलता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे देकर टिकट लिए, बसपा का एक बड़ा जनाधार था, उसका वो मिला, माहौल का लाभ मिला, विधायक बने, मंत्री बन गए, मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, जिन्होंने पैसे से टिकट खरीदे थे। एक नहीं 11 नाम गिना सकता हूँ, पैसे से टिकट खरीदे थे। और सच है, मायावती ने कई बार कहा कि भाई देखिए, हम धन्ना सेठों से हमको कोई चंदा नहीं मिलता, इसलिए हम अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से समय समय पर सहयोग राशि लेते हैं। तो मायावती सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं। तो ये जो सहयोग राशि जिसको कहा जाता है, अच्छा एक बात और बता दूं, ये भी बात सही है कि मायावती के तमाम विधायक सांसद जीतते रहे, लेकिन मायावती कभी इस स्थिति में नहीं आई कि वो बड़े बड़े धन्ना सेठों से, अंबानी या अडानी से बड़े
जो कांग्रेस या भाजपा या और दूसरे दलों को सहयोग मिलता है, उत्तर प्रदेश की भी एक आध पार्टियों को सहयोग मिलता है, इस तरीके से जो मोटा धन मिलता है बड़े बड़े उद्योगपतियों से, मायावती ने अपने आप को इस स्थिति में कभी बनाया ही नहीं कि बड़े बड़े सेठों से बड़ा बड़ा चंदा ले सकें। तो उनके पास जरिया क्या था? उनके पास यही जरिया था कि आजमगढ़ से फलाने लड़ रहे हैं तो इतना टिकट, अतरौलिया का इतना टिकट, शाहगंज का इतना टिकट, कुशीनगर का इतना टिकट, ये इतने में जाएगा, ये इतने में जाएगा, गुड्डू जमाली इतना पैसा देंगे, फलाने राजभर इतना पैसा देंगे। तो ये तो साहब तय था, ये तो करती रही हैं, टिकट का पैसा लेती रही हैं, और टिकट का पैसा लेने पर उनको इल्जाम लगता रहा। लेकिन ये भी होता रहा कि जो पैसा दे करके टिकट ले आया वो चुनाव जीत करके 5 साल हो सकता 2 टर्म, हो सकता 3 टर्म, वो विधायक और सांसद भी रहा। ये सब तो हुआ, लेकिन लेकिन तब हुआ जब एक बड़ी बीएसपी का बात, चरम था, मतलब उनका बीएसपी उभार का हुआ। उरूज था। लेकिन अब आपने कहा तो मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूं। हम्म। दौर था, उरूज था, चरम था उस जमाने में भी, और आज भी बताया जाता है। 2 साल पहले तक की तो मैं जानता हूं, 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन तक तो मैं जानता हूं कि जब बसपा लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही थी या 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी, उसके पहले भी बहन जी से मिलने के रेट बताए जाते थे। और आज से 10 साल पहले की हालत बता दूं तो ये कहा जाता था कि बहन जी से अगर मिलना, चाहे कोई तुर्रम खां, रोजमर्रा वालों को छोड़ दीजिए, चाहे कोई तुर्रम खां हो, अगर वो जाएगा मिलने तो वो कुछ न कुछ पैकेट लेके जाएगा। पैकेट पहले ही रख लिया जाता था। और मतलब पार्टी के लिए चंदे किसी की यही नए आदमी प्रक्रिया को थी। इंट्रोड्यूस कराना है, पार्टी के लिए चंदे की यही प्रक्रिया थी। चंदे की प्रक्रिया यही थी कि अगर आप बहन जिस मिलने जाओगे, उसमें यह तय था कि जैसे जो कोई 10 लाख, किसी को कहा 10 लाख, कोऑर्डिनेटर है जो कुछ होते तो बोलते 10 लाख रुपए ले चलो, तो 10 लाख वाला जो है वो जाएगा तो सोफे पे उसको जगह मिलेगी जहां मुलाकात होती थी। 5 लाख वाला जो है उसके पीछे कुर्सी होती थी, और 2-3 लाख वाला वो पीछे खड़ा उसको होना होता था। इस तरह की श्रेणियां बनी थी। और कई बार तो ऐसा होता था कि 25-50 लाख वाला नहीं है, ऐसा कहा जाता है। और ये वही लोग कहते रहे हैं जो बहुत लंबे समय तक बीएसपी में सक्रिय रहे हैं, बहन जी के बड़े प्रिय रहे हैं, पदों पर रहे हैं, उन्होंने बात कही है। इसको हेमंत तिवारी का वर्जन मत मानिए, ये वर्जन सार्वजनिक हाँ, है। जो बाहर निकले तो ये पार्टी से बताया उन्होंने ही जाता कहा, था। नसीमुद्दीन ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा नहीं, कि भाई मैं मेरी। मिलने वाली बात पे मैं मिलने वाली बात पे आ रहा हूँ। हम्म। जैसे कभी कभी ये होता था कि जिनकी हैसियत 5 लाख 10 लाख की नहीं है, तो 3-3 लाख के 10 कैंडिडेट हो गए, तो वो 10 जाते थे तो 1 मिनट के लिए वो उनका वहां दर्शन हो जाता था। जैसे गए, 3-3 वाले 10 लाख हैं, 10 लोग हैं, कुल हुआ 30 लाख। ये गए, इनको बैठने उठने की जगह नहीं मिलती थी, ये गए एक झलक, हाँ हाँ ठीक हो गया, 2 मिनट 2.5 मिनट इनको समय मिला और उसके बाद ये बाहर चले आए। फिर जो 5-10 लाख या 15 लाख वाले हैं उनको 2 मिनट और ठीक है, तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, सब ठीक है। यह प्रक्रिया बताई जाती रही है मिलने की। तो साहब ये जो विश्वनाथ पाल ने कोई नई बात थोड़ी कह दी, बल्कि विश्वनाथ पाल की बात तो अद्यतन कही जाएगी। जिस चीज को हम आप समझ रहे हैं कि वो जमाना नहीं रहा मायावती का, असेंबली में मामला शून्य, पार्लियामेंट में मामला शून्य। असेंबली में शून्य इसलिए कह रहा हूं और बस कि अगर आप औपचारिकता ही। बलिया की सीट एक सीट छोड़ दें, हम्म। उमा शंकर सिंह की, उमा शंकर सिंह की अपने खुद के दम पर जीती हुई सीट होती है, तो बीएसपी शून्य ही है। तो जब शून्य का दौर है, शून्य के दौर में अगर विश्वनाथ पाल ये कह रहे हैं कि मिलने का ये लगेगा, तो इसका मतलब वो चीज अभी चल रही है। सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, लोकसभा में 0, विधानसभा में 0। लेकिन साहब वो मिलने वाला जो है, मिलाई की जो रस्म है, उसका तो दाम रहेगा। तो यही कमी है, या कुल मिलाकर यही कमियां हैं
जिन कमियों की वजह से देश की सबसे बड़ी, जो सबसे स्टार लीडर दलितों की रही है, जिनको साल 2009 के आसपास इस देश का प्रधानमंत्री बनने के सपने आते थे, हम्म। आज उनकी स्थिति यह है कि टिकट के दावेदार नहीं मिलते हैं। एक वक्त था, एक खोज एक के लाने पड़ असेंबली रहे हैं लोगों को। सेगमेंट में, एक एक असेंबली सेगमेंट में अवनीश जी 40-40 लोग, 35-35 लोग, 30-30 लोग पैसा जमा करते थे। ये अलग बात है कि जिसका टिकट नहीं होता था, कुछ थोड़ा मोड़ा काट करके, जैसे जर्ता काटा जाता है, थोड़ा मोड़ा काट करके वो पैसा वापस कर दिया जाता था। नहीं, पर मुझे कोऑर्डिनेटर नहीं मुझे कोई देते। कह रहा था, एक कहानी मुझे किसी ने सुनाई कि भाई उन्होंने कुछ इसी तरीके से जो कथित चंदा है वो पार्टी के किसी कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके उनको हैंडओवर किया, और बाद में उनसे ज्यादा जो है वो किसी अन्य ने जो है वो जमा कर दिया और उनका टिकट कट गया। तो हुआ भाई ठीक है, दूसरे को टिकट मिल गया तो अब उनका पैसा वापस हो जाए। तो जब उन्होंने पैसा वापस लिया तो जितनी नोट उन्होंने, मतलब जितनी गड्डियां उन्होंने दी थी, वो गड्डियां जब उन्होंने ले आए तो उन्होंने फिर से उसको गिना, और गिना तो हर गड्डी में से एक दो तीन और कुछ में से चार 500 की नोट या 1000 की नोट जो उस समय चलती रही होगी, वो नोट गायब थी। तो तो अब वो पूछने के लिए चले गए कि टिकट तो उनका कट चुका था। तो भाई हुआ कि इसका मतलब आपने कम दिया था इसलिए इसमें कम है, और आपने तो जो बैग दिया था वही बैग वापस हो रहा है आपको। अरे आपने इतना ही सुना है, मैं आपको और सुना दूं आगे। एक चीज तो ये ठीक उसी प्रकार की चोरी है नोट की, जैसे चंदा चोरी इस वक्त जो राम मंदिर प्रकरण में चल रही है। हम्म। राम मंदिर प्रकरण में भी तो यही काम होता था। यहाँ चढ़ावा ये चोरी जो हो रही है। श्रीमान ये जो श्रीमान अनिल मिश्रा हैं, जो बड़े लाडले रहे हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, क्षमा सहित कहूंगा भैया जी जोशी के बड़े शिष्य रहे हैं, ये पुराने घोटालेबाज रहे हैं। ये जब होम्योपैथी में हुआ करते थे, वो एक बोर्ड बना था, उसके चेयरमैन थे, तो हम्म। तब उस वक्त 4.5 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया था, ऐसे गिन गिन करके। तो जो नोटें गिनवाते थे लोग, इन्हीं के निर्देशन में नोटों की गिनती होती थी, जो चंदे की राशि आती थी, तो उसमें यही करते थे। कई जगह तो ज्यादा बंडल डाल देते थे, ज्यादा बंडल डाल दिया, बैंक भेज दिया और बैंक से उसको निकलवा लिया। कई जगह कम नोट डाल दिया। तो ज्यादा कम नोट करने का सिस्टम तो बहुत तेज चलन में है। और मायावती के यहाँ लेकिन ये बात कही जाती थी कि साहब, वो जब नोट गिने जाते थे नोट गिनने वाली मशीनों से, तो वो फर्जी नोट, जो नकली नोट, कुछ लोग ऐसा खेल कर देते थे कि जैसे एक मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री थे, हम बताया जाता है कि वो कुछ ले करके वहां गए, और ले करके जब गए तो कोई एक उनके नाम का आगे लाल पड़ता है, वो उन्हीं के पास जाता था माल। तो गए, तो उसके बाद जिसको मशीन लगाया गया तो उसमें बहुत से नोट जो हैं, हर गड्डी में 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 नोट, ये बार गड़बड़ बार आने बीप लगे। कर रहा था वो, नकली नोट पर तो बीप हाँ, करता है ना वो। नकली नोट बीप करता, फिर नोट निकाल लिए जाते थे। फिर उनसे कहा गया कि इतने ने, तो उन्होंने कहा कि वो पहुंच गया, तो उनका क्या पहुंचा है, इसमें तो इतना कम है। और सुनिए, यही नहीं, एक और व्यक्ति जो इसी धन संग्रह के कार्य से जुड़ा रहा है, कई साल तक जुड़ा रहा है, बताते हैं दिल्ली में वो गिनती करता था और रखता था। उसने कुछ सालों बाद एक 12 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली थी दिल्ली में ही। बाद में उस प्रॉपर्टी के बारे में पता लगा, तो एक बड़े कानूनी जानकार व्यक्ति हैं हम्म। बहन जी के इर्द गिर्द, सिस्टम में। उन तक बात आई सिस्टम में। फिर उससे हुआ कि कैसे कहां से ये बात आई। तो इस तरह से नोट इकट्ठा करने, नोट गिनने, नकली नोट मिलने, कम नोट मिलने, इन सब की बाकायदा कई बार वहां जांच पड़ताल हो चुकी है। ये नई बात नहीं है। और फिर जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पे मूल विषय पर आता हूं। चूंकि जो विधायक बना है पैसा दे के बना है, जो सांसद बना है पैसा दे के बना है, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ रुपए उसने लगाया है, तो दिल्ली में तो मंत्री बन नहीं पाया कभी, दिल्ली की सरकार में तो कभी शामिल नहीं रही इनकी पार्टी। तो सांसद है, तो उस कहां से और कमाए।
और जिस दौर की बात कर रहे हैं, जब वो स्टिंग ऑपरेशन, जिन दो स्टिंग ऑपरेशंस की आपने चर्चा की, उस जमाने में तो दूर दूर तक सरकार में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं बनता था। तो साहब, अगर निवेश करके वो आदमी चुनाव लड़ा है और चुनाव जीता है, सांसद नहीं, बना है, कुछ तो बहुत तो गरीब पृष्ठभूमि के भी थे, अगर नहीं आपको नहीं, याद मैं हो। एक मिनट, मैं उसको क्लियर करता हूं। लेकिन जो नोट दे करके, जो इन्वेस्ट करके बना है, तो साहब जब हम निवेश करेंगे तो उसकी कमाई, उसकी भरपाई के लिए कुछ उपाय तो करेंगे। तो ये जो लोग स्टिंग वगैरह में सवाल लगाने के बदले में पैसा लेने जैसी दुष्प्रवृत्ति में पकड़े गए, या बहुत से लोग नहीं पकड़े गए, उनका तो यही उद्देश्य था साहब, अगर 5 करोड़ रुपए लगाया है तो 5 साल में इसको किसी तरीके से पूरा तो करें। कहाँ से पूरा करें, वो खाली वो नहीं, ध्यान रखिएगा। अब भी ये काम चल रहा है कि विधायक लगाता है 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ रुपए इलेक्शन पर, तो कोशिश करता है कि किसी तरीके का कमीशन से, इधर से उधर से, किसी तरीके को वसूली से कम से कम उसका जो निवेश है, और निवेश के बगले में उसकी जो पूंजी लगी है, जो लागत लगी है, वो तो वापस आए। ये चल रहा है। अब तरीका दूसरा होगा वहां, क्योंकि भ्रष्टाचार का अ, एक पैटर्न है ये भी। एक चीज और भी देखिए ना, मतलब मैं मेरे दो सवाल इसको लेकर के। एक सवाल तो ये है कि लेकिन इन सब के बावजूद, जैसे अभी जो स्टिंग हुआ उसमें निशाने पर कौन? बीएसपी है। निशाने पर कौन है? ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है। निशाने पर कौन? निषाद पार्टी है, उससे जुड़े हुए लोग हैं। ये इन्हीं पार्टियों को निशाने पर, या ये जो कमजोर पृष्ठभूमि की है, जिसमें कमजोर पृष्ठभूमि के लोग दावेदार बनते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या विधानसभा के टिकटों के लिए, इस तरह के पार्टियों को ये भी एक आरोप लगता है कि इस मीडिया संस्थानों ने अपनी टारगेट में रखा अपने कंटेंट के लिए। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि ये स्टिंग बीजेपी के लोगों के खिलाफ कम कम मिलेगा, ऐसा नहीं। और मतलब सिर्फ बात इसकी नहीं है कि स्टिंग हुआ नहीं, अटेम्प्ट भी कम हुआ। भाई अटेम्प्ट और उसमें रिकॉर्ड होने का भी एक रेशियो सामने होना चाहिए कि भाई आपने सब तरह के लोगों को रिकॉर्ड किया। पर इसमें टारगेट बीएसपी या राजभर की पार्टी या निषाद की पार्टी को ज्यादा बनाया गया। और आप, मतलब ये आरोप लगता है कि भाई जानबूझ करके इस तरह की जो ताकतें हैं, खासतौर पर जो अति पिछड़ा या दलित समाज के राजनीति को आगे बढ़ाती हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, सो दैट इसका पॉलिटिकल फायदा बड़ी पार्टियों को, बड़े वोट बैंक वाली पार्टियों को मिल सके। आपको याद है हुमायूं कबीर का एक स्टिंग ऑपरेशन अभी टीएमसी ने के माध्यम से इशू हुआ था बंगाल के अंदर, ठीक चुनाव से पहले, जिसमें वो बता रहे हैं कि हमको इतना पैसा मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है। और बाद में ओवैसी ने उनसे अपना गठबंधन तोड़ दिया, हालांकि वो फिर भी 2 सीट जीतने में, 2 सीटों पर खुद जीतने में कामयाब रहे। तो ये इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ जाती हैं, जो इस तरफ आ, इशारा करती हैं कि ये थोड़ा सा निष्पक्षता पर इसके सवाल उठता है। एक सवाल। दूसरा सवाल भी साथ में पूछ लेता हूं आपसे। चंदा, और अगर आपको याद हो तो बहन जी के जन्मदिन 15 जनवरी, चंदे को लेकर के ही उनमें बड़े बड़े महंगे महंगे उपहार देने की जो परंपरा प्रक्रिया थी वो बंद हुई। इंजीनियर मनोज गुप्ता की उनकी सरकार के दौर में इसी तरह से चंदे को लेकर के मौत हुई, हत्या हुई। शेखर तिवारी विधायक थे बीएसपी के औरैया से, और वो इस मामले में आरोपी थे। बाद में उनको सजा भी हुई। आपको पूरा घटनाक्रम याद होगा। और वहां के बाद फिर जन्मदिन पर उपहार की प्रक्रिया बंद हुई। उससे पहले जन्मदिन पर भी उपहार को लेकर के बड़ा प्रेशर होता था। जिलाध्यक्ष, फलाना, कोऑर्डिनेटर, सब जन्मदिन पर उपहार जुटाने की कोशिश करते थे। ये आरोप भी दो बातें, बीएसपी पर लगता था। दो दो सवाल हैं, काफी बृहद प्रश्न है। पहले तो मैं एक बात बता दूं, पहले सवाल के उत्तर में इतना ही कहूंगा कि गांव जो गरीब की जोरू होती है, गरीब की पत्नी जो होती है, वो पूरे गांव भर की भौजाई होती है। जो कमजोर थोड़ा सा दिखता है, उस पर आक्रमण, चाहे मीडिया हो चाहे राजनीति, उसके ज्यादा होते हैं। खास तौर से मीडिया, मीडिया भी बहुत बार इस तरह की साजिश का हिस्सा बनती है। यानी जो साजिश होती है उसमें मीडिया इंस्ट्रूमेंट बनती है। ये देखा गया, एक नहीं अनेक बार देखा गया है। मीडिया का एक बड़ा वर्ग रहा है जो सत्ता के दबाव में इस तरह के काम करता है। लेकिन इसके पीछे एक और वजह है। वजह क्या है? आपने जिक्र किया बसपा, राजभर की पार्टी, संजय निषाद की पार्टी, या
अपना दल मान लीजिए अनुप्रिया पटेल की पार्टी। आप मुझे बताइए, खुद मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए अवनीश जी, कि भाजपा और कांग्रेस पर क्या आपने कभी पैसा लेके टिकट देने का आरोप सुना है, या आपको कहीं से महसूस हुआ है कि इन पार्टियों में पैसा देकर टिकट लिया जा सकता है? मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। या समाजवादी नहीं, पार्टी मतलब में क्या आम आपने चलन सुना में है? नहीं है, आम चलन में नहीं है। नहीं नहीं, ये मतलब देखिए एलिगेशंस देखिए आते ऐसा हैं, है। पर जिसको केवल यही क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन लेकिन भाजपा, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के अलावा जो क्षेत्रीय दल है, कोई क्षेत्रीय दल हो, बसपा सहित, इन सारी पार्टियों पर आमतौर पर सार्वजनिक रूप से आम चर्चा में ये कहा जाता है कि इनके यहाँ टिकट के रेट चढ़ते हैं, टिकट के दाम लगते हैं, और टिकट के दाम वाकई लगते हैं। हाईएस्ट रेट वाला टिकट ले जाता है और अच्छा खासा दाम चढ़ता है, बड़ी बड़ी वसूली होती है। ये तो आम चलन में स्वीकार कर लिया गया है। ये आम शोहरत है इन पार्टियों के बारे में कि बिना पैसे के आप इनके यहाँ कुछ नहीं कर सकते, आपको पैसा चढ़ाना पड़ेगा। इन पार्टियों की आंतरिक स्थिति क्या है? आंतरिक स्थिति में मजबूर है, इनके पास चुनाव लड़ाने के लिए पैसा नहीं है, इनके पास कोई धन्ना सेठ नहीं आता है। चाहे बसपा हो, चाहे राजभर की पार्टी हो, चाहे संजय निषाद की पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, इनको कौन सा अंबानी और अडानी और बड़े बड़े उद्योगपति इनको पैसा देने चले आ रहे हैं? इनको चार आने कोई नहीं देता है, तो इनके पास तो यही ले जरिया दे है। के जिस विभाग को संभालते हैं या फिर जिसको टिकट देते हैं, वही उनके लिए संसाधन है। वही उनके संसाधन है। अगर सरकार में आ गए, विभाग मिल गया, तो वहां से अगर जो प्राप्ति हो गई, तो वही उनकी आय का स्रोत है, जिस आय से उनको चीजों को आगे बढ़ाना है। भाजपा और कांग्रेस पर तो इस तरह की बातें लागू नहीं होती हैं, या समाजवादी पार्टी पर। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात, चंदे के मामले में एक बात बता दूं, चंदा सार्वजनिक रूप से या उपहार सार्वजनिक रूप से मायावती लेती रही हैं, और खुलेआम लेती रही हैं, इससे उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। लेकिन वही है ना कि मायावती खुलेआम लेती रही हैं, नहीं, पर मनोज गुप्ता के बाकी बाद लोग उन्होंने वो बंद कर दिया था। चुपके ले। वो बंद कर दिया था, वो बंद कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद तो बड़ी बड़ी राशि, बड़ा बड़ा चंदा लेने के आरोप तो लगते ही रहे। ये बड़ा बड़ा चंदा, बड़ी बड़ी राशि लेने के आरोप तो लगते ही रहे। तो ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी दलों में पैसा नहीं लिया जाता, चंदा नहीं लिया जाता। ये 500 गुना बिना किसी, एक बात मुझे बताएं कि किसी भी नेता, मंत्री, बड़े दल को चलाने वालों, जो विधायक सांसद होते हैं, इनकी आमदनी जो है, ये 5 साल में 500 गुना कैसे बढ़ जाती है? न इनके पास कोई इंडस्ट्री है, न इनके पास कोई व्यवसाय है, न इनके कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, न इनके पास कोई बड़े उद्योग की एजेंसी है। 500 गुना कैसे का बढ़ जाती है? ये नंबर तुम पैसा कमाते हैं, इसलिए इनकी बड़े बड़े नेता हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं छूटी है जिसमें ऐसे लोग न हो। और ऐसे ही लोग आप देखिएगा, ऐसे ही लोग फिर दलों में टूट की वजह बनते हैं। दलों में टूट की वजह तो ऐसे ही लोग बनते हैं साहब श्रीमान हम्म, जी। हम्म। अभी महाराष्ट्र का आप उदाहरण देख लीजिए, ये जितने महाराष्ट्र लोग टूट रहे हैं, बंगाल, 6 लोग, सब महाराष्ट्र कहीं ना बंगाल। कहीं से इतना माल लेके बैठे हुए हैं कि नहीं करोगे तो उधर ईडी और सीबीआई और बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, आ जाओ, कहाँ जाओ भाई, चल हम्म, बेटा कहाँ जाएगा। हम्म, पहले भी काम होता था, पहले हम्म। कांग्रेस कुछ टारगेटेड काम करती थी। इन्होंने कहा कि साल जितने चोर हो सबको हम टारगेट पर रखे, कहाँ जाएगा, और इधर आ। विस्तार दे दिया। तो सब इधर आ रहे हैं, सब इधर आ रहे हैं। तो कमाई तो सब कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। कुछ लोग चोरी से कर रहे हैं, कुछ खुलेआम कर रहे हैं, कुछ लोग करते हैं, बदनाम नहीं होते हैं। मायावती जैसी महिला, जिनको आज भी मैं कहता हूं कि दलित मूवमेंट के लिए बड़ा काम जिस महिला ने किया, आज भी मैं दलितों का सबसे बड़ा चेहरा इस देश में उस लेडी को मानता हूं। लेकिन वही है कि उन पे यही इल्जाम कि माल कमाया, हर चीज माल चाहिए, हर चीज में वसूली चाहिए। तो साहब,
और इसलिए जब मूवमेंट आप प्रभावित हुआ, उसकी धार प्रभावित हुई, उसका धार पॉलिटिकल प्रभावित नुकसान भी हुई, उनको उठाना धार पड़ा। प्रभावित हुई, वोट बैंक टूट गया, वोट बैंक कमजोर हुआ। और मायावती के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उनका अपना दलित, जो एक जमाने में मैंने अपनी आंखों से देखा है साहब कि कड़कती धूप में चुनाव होता था, सूरज तप रहा होता था, बिना नाश्ता किए, बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, पैरों में चप्पल नहीं, और दलितों की कतार लगी रहती थी वोट करने के लिए हाथी को। मैंने अपनी आंखों से देखा। कांसी पर नाम का ऐसी सपना था, पर ऐसी मायावती कोशिश ने आगे मायावती फिर बढ़ाया। कर रही हैं। मायावती ने आज जो बयान दिया ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर के, उन्होंने कहा कि जो है ब्राह्मणों को टिकट भी वही दे रही हैं, ब्राह्मणों को सपोर्ट भी वही कर रही हैं, और इसलिए ब्राह्मण समाज का समर्थन उनको बढ़ रहा है। और वो ये कह रही है कि इसलिए समाजवादी पार्टी घबरा रही है, और वो और सवर्णों को भी मायावती टिकट देने की बात कह रही है, और कह रही है कि हम टिकट पहले घोषित कर देंगे। मायावती के ख्याल बहुत अच्छा है। उनको हर वो चीज अच्छी लगेगी जो समाजवादी पार्टी को खराब लगे या समाजवादी पार्टी के लिए घातक लगे। तो ब्राह्मणों के प्रति अपना लगाव अगर वो कह रही हैं कि है, बढ़ रहा है, और इससे समाजवादी पार्टी को चोट लगेगी, तो ये ख्याल अपने मस्तिष्क में रखें। लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण इस वक्त उत्तर प्रदेश में भाजपा से नाराज है, एक लेवल पर है। हम्म। लेकिन नोट कर लीजिएगा, जाएगा कहीं नहीं। अखिलेश यादव भी सपना न देखें, मायावती भी ये गलतफहमी ना पालें। ब्राह्मण के पास और कोई चारा उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में है ही नहीं। वो विकल्प हीनता की दशा में है। वो मतलब तो आप कह रहे हैं जाएगा कि धीरे धीरे। ऐसा कुछ ऑफर ही नहीं है सपा बसपा की तरफ से जिससे ब्राह्मण बीजेपी को छोड़ करके नाराजगी के बावजूद शिफ्ट हो सके पॉलिटिकली उनकी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। साल 2007 जो कहा जाता है कि एक बहुत अद्भुत सोशल इंजीनियरिंग हुई और मायावती पहली बार बसपा को अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत तक ले आई, और इसका बड़ा क्रेडिट उन्होंने ब्राह्मणों को दिया। मैं आज फिर कह रहा हूं, 100 बार कहूंगा, ब्राह्मणों का कुछ फीसद वोट उस वक्त बसपा को गया था, इसमें कोई शक नहीं। उस वक्त भी ब्राह्मणों का लायन शेयर भारतीय जनता पार्टी को जाता था। कांग्रेस का साथ जब से भाजपा ने छोड़ा है, यानी 89 के बाद का जो कालखंड रहा है, उसमें अधिकांश समय ब्राह्मण भाजपा के साथ ही रहा है। मुलायम मतलब सिंह यादव के साथ तो कभी राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद ब्राह्मण कांग्रेस जी, को छोड़ करके बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। एकदम सही। मंडल कमंडल की राजनीति का दौर शुरू होते ही ब्राह्मण शिफ्ट हुआ कांग्रेस से भाजपा की ओर, और भाजपा से कभी गया नहीं। कुछ फीसद तो जा सकता है। अब अखिलेश यादव अगर पवन पांडे को अयोध्या से चुनाव लड़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ फीसद वोट तो ब्राह्मणों को वहां जाएगा जाएगा। नहीं, पर क्या ये राम और अगर जन्मभूमि मा वाला जो अग, मामला अग, है, जो ये राम जी, मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला है, क्या ये सवर्णों को, ब्राह्मण को, जो वैश्य वर्ग है या क्षत्रिय वर्ग है, इसकी भावनाओं को आहत करने वाला है, जो परंपरागत तरीके से बीजेपी को लगातार सपोर्ट कर रहा है, खास तौर पर राम मंदिर के मुद्दे पर? बिल्कुल। राम मंदिर का मुद्दा आस्था का मुद्दा मान करके अपर कास्ट ने, एक समाज के बड़े वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके आकर्षण का एक बड़ा कारण यही राम मंदिर इशू रहा है। तो अब जब राम मंदिर बन गया, जिस राम मंदिर को हमेशा अपने चुनावी एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी ने रखा, लगातार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले जितने चुनाव हुए हैं, लगातार वो उनके एजेंडे में रहा है। तो जब वो बन गया साहब, तो उसमें तुम चंदा चोरी करवाओगे, तो चंदा चोरी लोगों को अच्छा लग नहीं रहा। बड़ा हम्म। शार्प रिएक्शन है, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप, योगी सरकार, मोदी सरकार समझ रही है। इसीलिए भी आप आने वाले दिनों में 24 घंटे, 48 घंटे में या 72 घंटे में कुछ न कुछ इतना बड़ा कदम देखेंगे जो ये जो चोट लग रही, इस चोट में मरहम का काम कर सके। यानी जो चंदा चोर समझ में आ रहे हैं, जो एसआईटी की जांच में जिनके बारे में कुछ तथ्य मिले हैं, इन पर कुछ न कुछ सख्ती बरती आपको जाएगी। लगता है कि और यही एकमात्र राम मंदिर
जो ट्रस्ट है उससे आरएसएस बीएचपी से जुड़े हुए लोगों की एक तरीके से जो उनका प्रभाव है वो कम होगा। कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या कुछ सत्ता से अलाइंड बड़े लोग इस ट्रस्ट में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल शामिल हो सकते हैं, बड़े मेजर चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स वहां आएंगे। और कायदे की बात तो है कि इतना बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा ट्रस्ट है, तो कायदे से यहाँ एक सीईओ तो होना चाहिए। नृपेंद्र मिश्रा ने बहुत अच्छी बात कही थी। जब आप काशी कॉरिडोर में, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में सीईओ इतने वर्षों से काम कर रहा है।